नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर चर्चा करेंगे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं। इसमें मैंने महात्मा गांधी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को एक वन लाइनर फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको महात्मा गांधी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, या चाहे आप यूके एसएससी का कोई पेपर उठा के देखें या कोई यूके पीएससी का पेपर उठा के देखें, कनिष्ठ सहायक का पेपर उठा के देखिए, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर देखिए, तो महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न इतिहास के सेक्शन के अंतर्गत जरूर पूछा जाता है। इसलिए आपको महात्मा गांधी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर सकें। तो अब मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। यहाँ देखिए, गांधी युग जो माना जाता है 1917 से 1947 तक का गांधी युग माना जाता है, क्योंकि 1917 से ही गांधी जी के द्वारा भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया गया भारत की स्वतंत्रता के लिए। उससे पहले उनका जीवन कैसा था और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। महात्मा गांधी यानी जिसे गांधी युग कहा जाता है 1917 से 1947 तक। महात्मा गांधी का जीवन परिचय देखते हैं। इसको भी हम पंक्तिवार देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। आप को बिल्कुल मैं याद करा दूंगा, आप इसको शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी। ठीक है, पिता करमचंद्र गांधी, माता पुतलीबाई गांधी। ठीक, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और 13 वर्ष में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुआ था और लगभग इनकी उम्र समान उम्र में इनका विवाह हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की उम्र लगभग समान थी। ठीक है, और इनकी पढ़ाई 1889 से 91 के मध्य इन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की और ये की थी इंग्लैंड से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान, ये 1893 में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहीं इनका आगे का जीवन बीता। आगे के 21 वर्ष इन्होंने अफ्रीका में बिताए। ठीक है, 21 वर्ष इन्होंने अफ्रीका में बिताए। अब देखते हैं आगे के बिंदु देखते हैं। अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान डरबर से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान मैरिन्सबर्ग में रेल कांड हुआ, जहां इन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा और इन्हें वाहन से बाहर उतार दिया गया। रंग भेद का एहसास इन्हें हुआ और इसके लिए वहीं से इनमें संघर्ष की प्रेरणा जागी कि इन्हें इस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, 1800। अब देखिए अगला स्टेप देखिए, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, महत्वपूर्ण है, नटाल इंडियन कांग्रेस की दक्षिण अफ्रीका में स्थापना गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में
कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी, या फिर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा कहाँ की गई थी, या फिर कब की गई थी। तो 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, अगला बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु, 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार का दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन। ये एक पत्रिका के रूप में था और इसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया 1903 में, और इसका नाम है द इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार या पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की दक्षिण अफ्रीका में स्थापना। ठीक है, 1904 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई या कहाँ की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा या किसने की थी। तो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। 1906 में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में। तो 1906 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। सत्य अहिंसा के द्वारा सत्य की जीत के लिए यह उनका पहला प्रयास था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम 1909 में। 1909 में गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो महात्मा गांधी जी ने लिखी। कब लिखी? 1909 में लिखी। और कहाँ लिखी? दक्षिण अफ्रीका में ही लिखी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई। और लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक को पढ़कर प्रभावित हुए महात्मा गांधी। लियो टॉलस्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के विचारों को उन्होंने अपनाया अपने आगे के जीवन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं गांधी युग पर। अभी हमने गांधी जी का परिचय जाना, अब हम आते हैं गांधी युग पर। गांधी युग कब से माना जाता है? ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 21 वर्ष बाद गए। कब थे? 1891 में गए थे और 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, यहाँ देखिए जो हमने देखो 1893 में उनका प्रस्थान हुआ था। यहाँ ये देखिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए उन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष अप्रवासी दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है, अप्रवासी दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। उनके संपर्क में ये आए और इन्हीं के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। ठीक है, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की गई महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की गई। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के कारण भारतीयों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहाँ की संज्ञा दी। ठीक है, तो प्रारंभ में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों द्वारा अंग्रेज़ों की मदद करने की नीति अपनाई, जिससे कि अंग्रेज भविष्य में भारतीयों के बारे में सकारात्मक सोचें। तो इसी प्रक्रिया में उन्होंने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना की ओर से लड़ने के लिए प्रेरित किया और सेना में शामिल होने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। इस कारण कुछ भारतीयों ने उन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी। ठीक है, अंग्रेजी सेना में
भारतीयों को भर्ती करने वाले एक सार्जेंट की संज्ञा दी। और प्रारंभ में अंग्रेज़ों को सहयोग करने की नीति ये उनकी थी, ठीक है, कि प्रारंभ में उन्होंने यही नीति अपनाई कि अंग्रेज़ों को सहयोग करें ताकि अंग्रेज़ भारतीयों के बारे में सकारात्मक सोचें और सकारात्मक कदम उठाएं, ठीक है। इस कारण उन्हें अपयश भी झेलना पड़ा। आगे चलते हैं। आगे देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह। देखो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था। राजकुमार शुक्ल द्वारा चंपारण यानी चंपारण बिहार में स्थित है में नील की खेती के विरोध में समर्थन और सहयोग हेतु आमंत्रण, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल जो इस चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में कर रहे थे, उन्होंने नील की खेती के विरोध में ये सत्याग्रह किया था और इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी से समर्थन मांगा था, समर्थन और सहयोग मांगा था। और महात्मा गांधी ने उन्हें अपना सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप तिनकठिया प्रणाली की समाप्ति हुई और यह आंदोलन सफल रहा, ठीक है। और इसके द्वारा लगभग 25% का लगान किसानों का अंग्रेज सरकार द्वारा माफ़ किया गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी और वे नायक के रूप में उभरे, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि चंपारण बिहार में स्थित है, वहाँ नील की खेती के विरोध में आंदोलन चल रहा था किसानों के द्वारा। इसमें जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को सहयोग के लिए आमंत्रण किया और महात्मा गांधी ने अपना सहयोग इसमें दिया और इसका नेतृत्व किया, जिससे कि आंदोलन सफल रहा और किसानों तिनकठिया प्रणाली की समाप्ति हुई और किसानों का 25% लगान माफ़ हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि उस समय के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कवि थे और भारत के जाने माने लोगों में उनकी गिनती होती थी, तो उन्होंने यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की, ठीक है, महात्मा की उपाधि दी और वे पूरे देश में एक नायक के रूप में उभरे। आगे चलते हैं। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सफल, भूख हड़ताल का प्रथम प्रयोग, ठीक है। तो 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था, जिसको महात्मा गांधी ने अपना समर्थन दिया और भूख हड़ताल का इन्होंने यहाँ पर प्रथम प्रयोग किया और यह आंदोलन सफल रहा। अगला 1918 में ही खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह, सरदार पटेल के साथ इन्होंने खेड़ा आंदोलन में भाग लिया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। किसानों का लगान माफ़, ठीक है, और इनके सहयोग से और सरदार पटेल के नेतृत्व के द्वारा यह आंदोलन सफल रहा और किसानों का लगान माफ़ हुआ। इसी आंदोलन के बाद पटेल को सरदार की उपाधि किसानों के द्वारा प्रदान की गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु 1919 से 22 में खिलाफत आंदोलन चला, जो कि तुर्की में मुस्लिम खलीफा पर अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार के विरोध में चलाया गया था, जिसका प्रभाव भारत में भी दिखने लगा, ठीक है। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने भी अपना समर्थन दिया, ठीक है। देखिए अली बंधुओं द्वारा प्रारंभ में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया, ठीक है। भारत में प्रारंभ में अली बंधुओं द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। बाद में महात्मा गांधी को इन्होंने अपना नेता चुना और महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी को इसका नेता चुना गया तथा उन्होंने इसका नेतृत्व आगे किया, ठीक है। आगे चलते हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। रॉलेट एक्ट सरकार द्वारा जो लगाया गया था, उसके विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोग उसका
शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, जिस पर जनरल डायर द्वारा गोली चला दी गई भीड़ पर, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। असहयोग, अब अगला बिंदु है असहयोग आंदोलन। 1920 से 22 के बीच में महात्मा गांधी जी द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। नागपुर अधिवेशन में, यानी दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। और 1920 और 22 के बीच में यह आंदोलन चला, जिसका प्रस्ताव 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। एनी बेसेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। उस प्रारंभ में इस आंदोलन का समर्थन एनी बेसेंट ने नहीं किया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में घट गया, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना है। चौरी चौरा में कुछ विरोधियों के एक झुंड ने वहाँ थाने में आग लगा दी, जिससे थाने के अंदर मौजूद सभी सुरक्षाकर्मी जिंदा जल गए। इसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना गोरखपुर की है। और इसी के परिणाम स्वरूप 11 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है। और आंदोलन समाप्त हो गया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना के कारण इसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन का अंत हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में की, और इसका उद्देश्य विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना था। ठीक है। अगला पॉइंट, गांधी दास पैक्ट, यानी गांधी जी का चित्तरंजन दास जी के साथ में जो समझौता हुआ उसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं, जो कि 1954 में हुआ, 1924 में हुआ। ठीक है। 1924 में गांधी दास पैक्ट, यानी गांधी और चित्तरंजन दास जी के बीच समझौता हुआ। अगले बिंदु में आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930-31 के दौरान यह आंदोलन चला। 1930 से 34 यानी 30-31 से और 32-34 के दौरान यह आंदोलन चलता रहा। 1930 में गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी गई। ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान 1930 में गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी गई। अगला बिंदु, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च कब चलाया गया गांधी जी द्वारा? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के मध्य। 78 सहयोगी 241 मील साबरमती से प्रारंभ तथा दांडी गुजरात में नमक कानून गांधी जी द्वारा तोड़ना। ठीक है। तो गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ लगभग 241 मील की पैदल यात्रा करके साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक की उन्होंने यात्रा की, और दांडी गुजरात में नमक को उठाकर नमक कानून को तोड़ा, उनके द्वारा तोड़ा गया। इसे दांडी मार्च कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला बिंदु, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की वास्तविक शुरुआत हुई। महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी इसमें रही। ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की वास्तविक शुरुआत हुई, और इसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही। ठीक है। अगला बिंदु, गांधी इरविन समझौता। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है। किसके फलस्वरूप?
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 1934 के मध्य चलता रहा। इसी के दौरान 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं गोलमेज सम्मेलन पर। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। तो ब्रिटेन में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें ये इसके कई अधिवेशन हुए, कई सम्मेलन हुए, जिसमें 1930 इसके लगभग 30, 31 और 32 में इसके 3 अधिवेशन या सम्मेलन हुए, जिसमें 1930 में कांग्रेस ने भाग इसमें नहीं लिया, और 1931 में गांधी जी इसमें शामिल हुए। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी शामिल हुए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए। आगे 1932 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस ने एक 1930 में भाग लिया, एक 1932 में भाग लिया। ठीक है, और 1931 में कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो भाग लिया 1931 में, और 1930 और 1932 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आता है, बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है कि किस नेता द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। वो लिया गया था बी आर अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे अगला पॉइंट, 1932 में कम्युनल अवार्ड 1932 में कम्युनल अवार्ड जारी किया गया कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की अंग्रेज सरकार द्वारा घोषणा की गई। इसके खिलाफ गांधी जी द्वारा अनशन किया गया, जिसके फलस्वरूप पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता, उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी अंबेडकर के मध्य समझौता, इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के तहत आरक्षित सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया, और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, तो पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ, जिसमें यह 26 सितंबर 1932 को हुआ, जिसमें आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो अंग्रेज सरकार द्वारा दलितों के लिए की गई थी, उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। ठीक है, जो कि गांधी जी की प्रेरणा से ही हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में इसकी शुरुआत हुई, और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और पवनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान एक नारा बहुत महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध हुआ, वो था दिल्ली चलो। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें दिल्ली चलो का नारा इस आंदोलन के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है,
और यह 8 अगस्त 1942 को मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। अगस्त क्रांति 8 अगस्त के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन, इस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, चलाकर गांधी जी की गिरफ्तारी कर दी गई, ठीक है, और आगा खां पैलेस में इनको रखा गया, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी और इसे कुचलने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। गांधी जी की इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी हुई और इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया। अगला आगे देखते हैं। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। और गांधी जी की मृत्यु में आते हैं तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्त घटनाएं ये बिंदुवार मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। कुछ पॉइंट इसमें मैंने जोड़े हैं। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी ने कई पत्रिकाएं और अखबार भी शुरू किए। इनमें कौन से हैं देखिए, उनमें से कुछ हैं इंडियन ओपिनियन पत्रिका के रूप में अखबार निकाला, एक नवजीवन है, हरिजन और यंग इंडिया, ये इनके द्वारा शुरू की गई पत्रिकाएं और अखबार हैं। आगे चलते हैं। 1919 में गांधी जी ने भारत में यंग इंडिया और नवजीवन नामक 2 साप्ताहिकों की शुरुआत की, ठीक है। तो यंग इंडिया और नवजीवन है, यंग इंडिया और नवजीवन ये साप्ताहिक पत्रिकाएं थी और इनकी शुरुआत 1919 में हुई। आगे चलते हैं। तो इतनी बातें लगभग मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखी हैं। आगे चलते हैं। इसमें गांधी जी की मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। 30 जनवरी 1948 की शाम जब महात्मा गांधी संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गॉडसे उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने गए और उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई, ठीक। इसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जी के द्वारा कई पत्रिकाएं और अखबार भी शुरू किए गए। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इनमें से कुछ हैं इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज्य है। हिंद स्वराज्य तो मैंने पहले आपको बता दिया है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसे माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इसका अंग्रेजी संस्करण है और ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने महात्मा गांधी से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिंदुवार शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और महात्मा गांधी से संबंधित अपनी जानकारी को बढ़ाइए और इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो कुछ काम आ सके आपके लिए तो मुझे खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।